नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बहस की जिस बहस को जन्म दिया जा रहा है या फिर उसे नई बहस बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बात शुरू हुई थी मंगलसूत्र से और बात अब पहुंच गई है विरासत तक। ऋषिका, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर भाषण में कांग्रेस के घोषणा पत्र या जिसे उन्होंने न्याय पत्र नाम दिया था उसको लेकर के तीक्ष्ण और तीखे प्रहार कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी का सर्वे है, प्रॉपर्टी सर्वे में महिलाओं से उनका सोना छीन लिया जाएगा, चूड़ियां छीन ली जाएंगी, मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। और अब बात आ गई है सैम पित्रोदा के उस बयान को लेकर के। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हमलावर हैं, जो अमेरिका के शिकागो में दिया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना ही नहीं, अपनी बात में, अपने भाषण में, अपनी सभाओं में संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि शहजादे के सिपहसालार, शहजादे के सलाहकार, मतलब राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं सैम पित्रोदा, वो भारत में विरासत कानून के पक्षधर हो रहे हैं और विरासत कानून की बात कर रहे हैं कि क्योंकि अमेरिका में एक कानून है जिसका उल्लेख सैम पित्रोदा ने किया है अपने एक बयान में। और उन्होंने कहा है कि यदि किसी की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति का 45% उसके संतान को मिलता है और बाकी 55% सरकार अपने पास रख लेती है और किसी जरूरतमंद को देती है, तो क्या वो भारत में कानून लागू हो सकता है? इस पर लेकर नई बहस छिड़ी है। ऋषिका, बिल्कुल सूरज जी, यहाँ पर आपने ठीक कहा। जिस तरह से अब हम इस बार देख रहे हैं, देखिए चुनाव में किसे वोट देना है ये जनता तय करती है, लेकिन जनता से कितना कर वसूलना है ये जनता द्वारा चुनी गई सरकार। और इसी बीच, इसी घटनाक्रम के बीच जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष जो है सैम पित्रोदा, उनका जो बयान सामने आया है, उन्होंने सियासी हलचल तेज कर दी है। मंगलसूत्र से ये जो लड़ाई है वो विरासत तक आप पहुंची है और इसी पर चर्चा करने वाले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करा देते हैं। रमेश शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। विभांशु जोशी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। अशोक गौतम, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आशीष दुबे जी हमारे साथ मौजूद नहीं है। हमारे साथ दामोदर सिंह रजावत जी, राजनीतिक विश्लेषक, मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत है। राजेंद्र जैन, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। इसी के साथ प्रकाश सक्सेना जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, दर्शकों को सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा है विरासत टैक्स को लेकर के। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाहबीद परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जैसा आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये आपसे आपकी संपत्ति छीन लेंगे और कांग्रेस आप पर विरासत टैक्स लगाएगी। जैसा उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, इसको लेकर के नई बहस छिड़ी। और इसी बहस में मैं शुरुआत करना चाहूंगा चर्चा की। रमेश शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से बात हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस यदि विरासत टैक्स लागू कर देगी सरकार बनने के बाद में, तो ये कांग्रेस की लूट होगी जो जिंदगी के साथ भी जारी रहेगी, जिंदगी के बाद भी जारी रहेगी। ये जनता को भय दिखाया जा रहा है या फिर कांग्रेस के घोषणा पत्र की हकीकत बताई जा रही है, या फिर सैम पित्रोदा के बयान को लेकर के सियासी लड़ाई लड़ी जा रही है? देखिए, मोटे तौर पर एक बात है कि अगर आग नहीं होती तो धुआं भी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से कांग्रेस के घोषणा पत्र में कुछ बातें ऐसी हैं जो विचार की हैं। जिस तरीके से उन्होंने आमदनी के बंटवारे की बात कही है, उस अनुपात की बात कही है, वो नियम नीति बना करके निर्णय लेने की बात कही है,
सामाजिक समानता की बात कही है, इसके बीच में ही सैम पित्रोदा जी का ये बयान आया है। इसके अलावा अगर हम अनुभव देखें कांग्रेस के शासनकाल में, अगर हम 1 मिनट के लिए ये बात छोड़ दें कि रियासतों का जब विलय हुआ था तो वो सारी की सारी संपत्ति पर सरकार ने अधिकार कर लिया था। अगर राजाओं की बात को छोड़ दें तो सरकार जब जमीन का सीलिंग एक्ट लेकर आई थी, जिन किसानों के पास अधिक जमीन थी वो सरकार ने जमीन सारी की सारी उनसे ले ली थी और फिर उसका क्या करा वो हम सब जानते हैं। फिर 1996-97 के आसपास सरकार एक चरनोई एक्ट लेकर आई थी। चरनोई की जमीन सरकार की नहीं हुआ करती थी, वो 2 किसानों के बीच में, जो लोग गांव से संबंध रखते हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि पशु हुआ करते थे किसानों के पास में, और 2 किसानों के बीच में कुछ जमीन सहमति के आधार पर छोड़ी जाती थी, क्योंकि उस पर खेती नहीं होती थी, इसलिए पटवारी रिकॉर्ड में वो चरनोई की लिखी जाती थी। वो सारी की सारी चरनोई की जमीन उन किसानों से उन्होंने ले ली। और लेने के अलावा अगर आप देखेंगे, सरकार हस्तक्षेप किसी मस्जिद में नहीं करती, किसी चर्च में नहीं करती, सरकार का हस्तक्षेप मंदिरों में रहता है। मंदिरों से कहीं ना कहीं सोना, बालाजी मंदिर दक्षिण भारत का है, उससे कितनी बार तो सोना निकला। अभी फिर मैं पेपर में पढ़ रहा था कि वो सोने को गलाएंगे। तो कुल मिलाकर के जमीनों की नीलामी होती है, बड़ी मुश्किल से कितना पुजारियों ने आंदोलन किया तो 10 एकड़ तक की जमीन उन्होंने मुक्त की है। मंदिरों से लगी हुई जमीन सरकार की नहीं है, जो दान में दी गई थी समय समय पर वो मंदिरों के पास है, तो मंदिरों की जमीन की नीलामी होती है। तो सरकार परोक्ष रूप से इतने हस्तक्षेप करती है, उसमें अगर ये पर्सनल कानून हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। और सैम पित्रोदा वो व्यक्ति रहे हैं जिनकी सलाह पर कांग्रेस सरकार चलती रही है। वो इंदिरा जी के भी प्रिय रहे हैं, इंदिरा जी को भी उन्होंने सलाह दी है, राजीव गांधी जी को भी उन्होंने सलाह दी है, और समय समय पर अमेरिका जाकर के राहुल गांधी भी उनसे मिलते हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये जो बयान आया है, ये बयान एक गंभीरता से समाज में विचार करने की भी आवश्यकता है, समाज में जागृति की भी आवश्यकता है। बिना जागृति के लिए सीलिंग की जमीन चली गई, बिना जागृति के लिए चरनोई की जमीन चली गई, बिना जागृति के लिए सरकार का मंदिरों पर अधिकार हो गया। अब कम से कम ऐसा ना हो कि जो व्यक्तिगत संपत्ति है, जो हम अपने पोते और पोतियों को देने वाले हैं, उस पर सरकार कब्जा कर ले। निश्चित रूप से इस पर समाज की जागृति की आवश्यकता है। बिल्कुल रमेश सर, यहाँ पर आपने ठीक कहा कि जिस तरह से पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, जो हमारी जमीनें पहले से जा चुकी हैं, मंदिरों को लेकर अगर हम बात करें या बाकी जमीनों को लेकर बात करें, तो अब इसको लेकर जागरूकता की जरूरत है। और जो निजी संपत्ति है, कहीं ना कहीं उसका हिस्सा जो है वो सरकार के खजाने में ना जा पाए। हमारे साथ दामोदर जी भी जुड़े हुए हैं। दामोदर जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आशीष जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ आशीष दुबे जी मौजूद हैं। आशीष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से अभी विरासत को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर जो निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साध रहे हैं, बीजेपी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो साध रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से जनता में इसको लेकर कंफ्यूजन है कि आखिर ये विरासत टैक्स है क्या और ये भारत के टैक्स सिस्टम से कितना अलग है। सर, पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे। देखिए, विरासत टैक्स जो है दूसरे देशों में लगाया जाता है और ये 55% से लेकर 4% तक का है जी। ये तकरीबन 20-22 देश हैं जो इस तरह का टैक्स लगाते हैं कि जब आदमी जिसके नाम संपत्ति होती है और जब वो इस दुनिया में नहीं रहता है तो उसका एक हिस्सा सरकार को मिलता है, बाकी उसके वारिसों को। तो ये एक वहाँ का अपना कानून है, वहाँ से चलता है। और इस बात को ही लेकर के ये बात यहाँ कही गई है जो सैम पित्रोदा का जो बयान आया, लेकिन उसमें भी एक चीज़ आई है कि सैम पित्रोदा से सवाल पूछा गया था कि आपकी क्या दूसरों की संपत्ति पे नज़र है, तो उन्होंने इसके जवाब के साथ साथ ये बात कही। लेकिन जो बात कही है, चूंकि कांग्रेस के एक नेता ने कही है और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष ने कही है, तो निश्चित तौर पर वो पार्टी से जुड़ जाती है और जिसकी वजह से कांग्रेस को सफाई देना पड़ रही है। और दूसरा ये है कि जो भाजपा का जो अभियान है, जो भाजपा पिछले कई दिनों से बात कह रही है कि कांग्रेस आपकी संपत्तियों का सर्वे करना चाहती है, और वो अपने आप ही, इससे ये दुर्भाग्य है कांग्रेस का या जो भी है भाजपा का सौभाग्य है कि अपने आप उससे जाके जुड़ गई ये चीज़। तो ये ज़्यादा पेचीदा हो गया मामला और इसमें सफाई देने की जो स्थितियाँ बन रही हैं। लेकिन इसमें 2 बातें भी हैं कि जो भी दूसरे देशों का सिस्टम है वो ठीक है, लेकिन सैम पित्रोदा को भी ये बात जानना चाहिए, उनको पता भी होगा कि भारत में चुनाव है जो किन परिस्थितियों में होते हैं और किस तरह चुनाव हो रहे हैं। तो इस तरह उन्होंने कांग्रेस को एक सेल्फ गोल वाली पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, कांग्रेस जहां सिचुएशन है कांग्रेस की, वो सेल्फ गोल की है कि हिट विकेट होने की स्थिति में दिखाई दे रही है। लेकिन विभांशु जी, आपके पास आना चाहूंगा। 2 बातें।
पहली बात कि हमने देखा जब प्रथम चरण का मतदान हुआ उसके पहले भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कि हमने पिछले 10 सालों में क्या किया है, यहाँ तक कि उनका जो संकल्प था उसमें भी उन चीज़ों का जिक्र था कि पिछले 10 सालों में क्या क्या किया है। लेकिन जैसे ही प्रथम चरण का मतदान हुआ और वोटिंग परसेंटेज पर विश्लेषण किया गया, तब अपनी खूबियां बताने की जगह अब विपक्ष की खामियां बताई जाने लगी हैं। आपको लगता है कि द्वितीय चरण का मतदान थम चुका है? अब द्वितीय चरण के लिए मतदान का मतलब जो प्रचार होना था वो उस पर शोर थम चुका है? ऐसी स्थिति में ये बयान जो द्वितीय चरण के मतदान को कितना प्रभावित कर सकते हैं, चाहे मंगलसूत्र की बात करें, चाहे प्रॉपर्टी सर्वे की बात करें, या फिर विरासत टैक्स की बात करें? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये बातें कोई मतदान को प्रभावित करने के लिए या मतदान को बढ़ाने के लिए इस तरीके की बातें की जाती हैं जी। ये राजनीतिक बातें होती हैं और पक्ष विपक्ष अपना मुद्दा रखता है। जो भी कमजोरी उसे किसी दूसरी पार्टी की बातों में लगती है उसको लगातार समय समय पर उठाता रहता है। हाँ। जहाँ तक जो सैम पित्रोदा जी का जो आजकल विषय चल रहा है, हाँ। जो उन्होंने जो इनहेरिटेंस टैक्स और अर्थात विरासत टैक्स की जो बात कर रहे हैं जी। वो भारत के लिए तो बड़ी अनूठी चीज़ है। हाँ। और उन्होंने यदि ये बात कही है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस से कहीं ना कहीं वो जुड़कर ही आ रही है, क्योंकि वो इसलिए जुड़कर आ रही है कि कांग्रेस का जो 6 अप्रैल को घोषणा पत्र जब जारी हुआ, हाँ। तो कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी हैं उन्होंने बड़ी एक कठोर बात कही। उन्होंने कहा कि हम ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहे हैं, हाँ। हम क्रांतिकारी कार्य करने जा रहे हैं। तो कांग्रेस को ये स्पष्ट करना होगा कि वो ऐतिहासिक कदम और क्रांतिकारी कार्य कहीं यही तो नहीं है जिनकी बात की जा रही थी। क्योंकि कांग्रेस के यदि घोषणा पत्र को आप पढ़ें तो उसमें वो समानता का एक मुद्दा आता है। समानता के मुद्दे पर वो कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और जातिगत सर्वे करेंगे। बिल्कुल। साथ में वो कहते हैं कि अल्पसंख्यकों की आर्थिक मजबूती को भी हम देखेंगे। हाँ। साथ में वो कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को बैंकों से कर्ज भी देंगे। अब देखिए, बैंकों के कर्ज की व्यवस्था आप स्पष्ट तौर पर समझते हैं जी। सरकार बैंकों को कर्ज आरबीआई के माध्यम से देती है। हाँ। फिर बैंक जो है वो कर्ज हितग्राही तक पहुंचाते हैं। तो इसका मतलब कोई ऐतिहासिक कार्य जो करने की बात सोच रहे हैं कहीं वहीं से तो निकल कर आ रही। देखिए, जब हम कानून को या कोई भी बात को पढ़ते हैं तो कुछ बातों को सहपठित पढ़ते हैं, दो बातों को जोड़कर पढ़ते हैं। हाँ। तो यदि इस परिस्थिति में हम दो बातों को जोड़कर पढ़ें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र और उनके जो नेताओं के द्वारा अलग अलग तरीके की बात बोली जाती है उसका कहीं मायने निकलता है। अभी देखिए, हाल में ही कुछ ही दिन पहले चिदम्बरम जी एक सभा को संबोधित कर रहे थे। वो ये कहते हैं कि हमने घोषणा पत्र में सीए को रिपील करने की बात नहीं लिखी है। हाँ। लेकिन मैं चूंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र कमेटी का चेयरमैन हूं, हाँ। तो मैं यहाँ इस बात को कहता हूं कि हम आते ही साथ पार्लियामेंट के फर्स्ट सेशन में सीए को रिपील कर देंगे। रिपील से मतलब होता है उसको पूरी तरीके से निरस्त कर देंगे। तो कांग्रेस घोषणा पत्र और उनके लोगों के द्वारा जो बोली जाने वाली बातें हैं उनको जोड़कर देखा जाना स्वाभाविक है विपक्ष के द्वारा। विपक्ष अर्थात जो अभी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विपक्ष मतलब कांग्रेस से विपक्षी मैं बात कर रहा हूँ। तो राजनीतिक दल चुनाव के नजरिए से अपनी अपनी बातें कहेंगे। कांग्रेस इस बात को कहती आई है, उसका एक नारा है, जितनी आबादी उतना हक। हाँ। तो ये जो हक की बात आ रही है आबादी के साथ, ये हक देने के लिए वो उनके पास पैसा कहां से आएगा? हाँ। वो भी इस बात को स्पष्ट करें। क्या किसी और का पैसा कम करके दूसरे को देंगे? हाँ। कहीं ऐसी कोई उनकी नियत नहीं है? तो नहीं है। उन्हें इस बात को स्पष्ट करना होगा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जब अपनी बातें रखते हैं तो स्पष्ट तौर पर करते हैं। जब वो राम जन्मभूमि की बात करते हैं तो 11 दिन का उपवास करते हैं और पूरे स्पष्ट तौर पर टैब में उसका सूर्य तिलक भी देखते हैं। तो वैसे ही कांग्रेस को यदि कोई बात कह रही है, यदि उसके मन में है, उसके घोषणा पत्र में है, तो सामने आकर कहे, अपने मतदाता जिसको वो मानती है उनके बात सामने रखे। तो उसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत है? अपनी बात कहे। सही कहा। ठीक है, लेकिन जिस तरह से विभांशु जी आपने यहाँ पर बताया, सूरज जी ने आपसे पूछा था कि मतदान जो है दूसरे चरण का, नहीं, इससे इसका कोई देखिए नहीं, मेरा आशय मतदान के प्रतिशत से नहीं था, उससे नहीं था।
था। जी, मेरा हम आशय जो ये था बात कि यहाँ पर कर रहे हैं जी। जनता को लेकर, क्योंकि हाँ। कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा निकल कर आया है टैक्स को लेकर, जी। जो जनता जो है टैक्स हाँ। देती है और इससे कहीं ना कहीं टैक्स जो है जनता को प्रभावित करता है, और अब ये जो बयान सामने निकल कर आया देखिए है, देखिए मैं फिर और स्पष्ट करना जी, चाहता जी, हूँ, भारत में 500 से अधिक लोकसभा सीटें हैं। हाँ। अभी सिर्फ 102 लोकसभा सीटों का चुनाव हुआ है। हाँ। अभी 400 लोकसभा चुनाव बाकी हैं। हाँ। तो इस तरीके से ये सोचकर कि इससे मतदान, इन कारणों से मतदान बढ़ेगा, ये बात नहीं, की मेरा जाना। आशय मतदान के प्रतिशत बढ़ने का नहीं था। मेरा आशय था कि अपने पक्ष में ज्यादा वोट कराने में हाँ। क्या भाजपा सफल हो जाएगी? जितने प्रतिशत ही मतदान देखिए, होगा भारत उस के प्रतिशत जिस में। तरह से जी। आरोप लगाए जा रहे हैं, ठीक है, जिस तरह से आपने बताया वो भी हम ठीक है। समझ गए, लेकिन ठीक है। दूसरे चरण को मतदान प्रतिशत नहीं, जो है वो जी। प्रभावित करता है। यानी राजेंद्र जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। सूरज जी ने जिस तरह से सवाल किया कि दूसरे चरण का जो मतदान है, क्या वो इससे बीजेपी अपने पाले में मत प्रतिशत बढ़ा पाएगी, इसको लेकर भी आप एक जवाब दीजिए। दूसरा, जिस तरह से अभी हम ये बात कर रहे हैं टैक्स को लेकर, विरासत टैक्स को लेकर जिस तरह से बात की जा रही है, क्या कांग्रेस वाकई ये कानून लाकर जनता का जो 55% है वो लेना चाह रही है? इस पर कांग्रेस का जो पंजा है वो दिखेगा और अल्पसंख्यकों में ये बांट दी जाएगी 55% को लेकर? राजेंद्र जी। कुल मिलाकर बात यह है कि अभी पूरे देश में चुनाव हैं हाँ। और मोदी जी जब भी चुनाव होता है तो मैं समझता हूँ इंदिरा गांधी और नेहरू गांधी को कोसने से वो अपने भाषण की शुरुआत करते हैं। ठीक। आज भी उनको नहीं रहे कम से कम 40 से 50 साल हो गए, हाँ। लेकिन आज भी उनको कोसने का काम करते हैं। जिस तरीके से जो अभी वर्तमान की स्थितियां हैं जी। उसमें हम भारत में 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में अनाज खिला रहे हैं। हाँ। मतलब ये कि अपन ये समझते हैं कि मुफ्त में अनाज उसी व्यक्ति को दिया जाता है, उसकी मदद की जाती है जो आर्थिक रूप से कमजोर होता है, गरीब होता है। हाँ। मतलब सरकार की नज़र में 80 करोड़ लोग गरीब हैं, जी। है ना। हाँ। और हम मध्य प्रदेश के अंदर और कई राज्यों में महिलाओं के लिए 1200 रुपये देने की बात कर रहे हैं और दे रहे हैं, अभी 1200 रुपये दे रहे हैं और 3000 का प्रलोभन दे रहे हैं जी। कि हम आगे 3000 रुपये देंगे। अभी भी जो बीजेपी के विज्ञापन चल रहे हैं हाँ। उसमें बाकायदा स्पष्ट लिखा है कि 3000 महिलाओं को हाँ। दिए जाएंगे। कांग्रेस ने भी कहा है कि और हम 1 लाख रुपए वापस देंगे। 1200 रुपये वर्तमान में दे रहे हैं। हाँ। हमारा कहने का मतलब है कि एक तरफ तो मध्यम श्रेणी से तुम टैक्स वसूलना चाहते हो और टैक्स लेना चाहते हो, और एक आदमी से आप जो है 450 रुपये में सिलेंडर देना चाहते हो और मेरे को 800 रुपये में सिलेंडर देना चाहते हो। तो मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है कि जो मैं सरकार को टैक्स भी दूं जी। और सिलेंडर 800 रुपये का भी खरीदूं? हाँ। तो जिस तरह की दोहरी जो भाषा जो चल रही है और देश की जनता को जो लुभाने का काम कर रहे हैं, और लुभाने के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि उनको उनके काम में जो मेहनत करके काम करके, मैं आपको थोड़े से पीछे ले जाना चाहता हूँ। कांग्रेस ने भी लंबे समय 100 दिन के काम की गारंटी दी थी मजदूरों के लिए, हाँ। और ये गारंटी दी थी कि 100 दिन तक हम एक मजदूर को काम देंगे और उनको काम की गारंटी देंगे और उनको पैसा देंगे, उनसे काम कराएंगे, उनसे उनको फ्री में कुछ नहीं देंगे। हाँ। लेकिन इस देश की जो गरीब जनता है उसने कांग्रेस को भी टाटा और बाय बाय कर दिया। जिस तरीके से आज हम चुनाव के दौरान नए नए प्रलोभन जो दे रहे हैं, हाँ। ये समझना ये पब्लिक है जो सब जानती है जी, बिल्कुल। कि आपका कहना कुछ और है, करना कुछ और है। हाँ। धार्मिकता पे तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ठीक है। भगवान श्री राम का मंदिर का ठीक है। निर्माण कराया ठीक है। है। इस देश में रहने वाला हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई हाँ। सब लोग भगवान श्री राम को अपना इष्ट मानते जी। हैं। उस विषय पे तो हम जाना नहीं चाहते ठीक हैं, है। लेकिन इतनी बात जरूर कहना चाहते हैं कि मोदी जी का विजन अच्छा है, मोदी जी का काम अच्छा है। मोदी जी 10 साल कुर्सी पर बैठे हुए हैं। हाँ। इस देश में आगे का उनका प्लान क्या है ये तो उनका बताया नहीं जाते हैं, हाँ। लेकिन वही 40-50 साल पुरानी बातें करते हैं, चलिए, ठीक है। जिससे कि मतदाता बहुत जल्दी से ठीक है, अपने लेकिन तरफ उसके बाद भी प्रभावित आपने करने का सवाल काम का करते हैं। जवाब यहाँ पर नहीं दिया अभी जिस तरह से, क्योंकि वो एक ही सवाल पर हम बहस कर रहे हैं, सूरज जी ने भी ठीक पूछा है। था, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से इस मामले को हवा दे रही है, हाँ। क्या इस बयान से, क्या इस को मतलब विरोध करने से इसका क्या बीजेपी के खाते में मत बढ़ पाएंगे? नहीं, बीजेपी का तो मकसद ही वही है हाँ। कि मुद्दे पकड़ती है और मुद्दों पर हवा देती है और हवा देकर
चुनाव को अपने पक्ष में करती है। चलिए, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन एक बात यहाँ जरूर आई है, जिस तरह से रंजन जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आगे क्या करने वाली है ये अभी खाका तैयार नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि विपक्ष मतलब कांग्रेस अभी 2029 में ही उलझी और हम 2047 की तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपना संकल्प पत्र दिया है उस समय कहा गया था कि ये 2047 तक का विजन है भारतीय जनता पार्टी का। अशोक गौतम जी, आपके पास आना चाहूंगा। बात हो रही है कि प्रॉपर्टी सर्वे को लेके एक पॉइंट कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र, जैसे न्याय पत्र नाम दिया, उसमें शामिल कर दिया कि ये हमारा पॉइंट है, हम प्रॉपर्टी सर्वे कराएंगे। उसको लेकर के जब से आया है घोषणा पत्र कांग्रेस का, तब से लेके अब तक चर्चा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उस समय कहा गया कि ये मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है और उसको मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र का नाम दिया। लेकिन जैसे ही प्रथम चरण का मतदान संपन्न हो जाता है, उसके इस एक पॉइंट को लेकर के नई बहस को जन्म दे दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां तक कह चुके हैं कि ये जो जादूगर है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था अपने एक भाषण में कि कांग्रेस की सरकार आई तो एक झटके में गरीबी दूर कर देंगे। तो उन्होंने कहा, राहुल गांधी के इस बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जादूगर अब तक थे कहां जो एक झटके में गरीबी दूर कर देंगे। कहीं कांग्रेस का जो प्लान है वो ऐसे तो नहीं कि प्रॉपर्टी सर्वे करा के, जैसा उदाहरण रमेश शर्मा जी ने दिया चरणोई भूमि का, सीलिंग एक्ट का दिया, कि जो इनके पास संपन्नता है उनसे लेकर के विपन्नों को दे दिया जाए। तो ये साम्यवाद या पूंजीवाद का की अवधारणा से अलग एक नई अवधारणा को जन्म नहीं दिया जा रहा है क्या? सर, ऐसा है, कई देशों की सरकार चाहती है कि सारी पूंजी जो है कुछ लोगों के हाथ में सिमट के न रह जाए। उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कहते हैं। 1948 से लेकर 1952 तक भूदान आयोग विनोबा भावे जी ने चालू किया था और जो है ये लेकिन सफल नहीं रहा। ये भी कांग्रेस की देन थी। इसके बाद सन 1985 में तत्कालीन वित्त मंत्री थे बीपी सिंह और प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने उसको निरस्त कर दिया। और अब ये दोबारा सैम पित्रोदा जी फिर पैदा हुए हैं कि ये कोई उसी बात को लेकर के फिर दोबारा एक वर्ग से लेकर के विशेष वर्ग से पैसा इकट्ठा करके ये नया फॉर्मूला लगा करके और अपने चहेतों को, जैसे 1914 में इलेक्शन से एक दिन पहले 123 संपत्तियां वक्फ बोर्ड को दे दी उनको रात। इसके बाद कुछ घंटों बाद आचार संहिता लग गई और इसके बाद कोई सुना, आज तक वो वहीं की वहीं स्थिति चली हुई है। बराबर। इसलिए ऐसा ही कोई करेंगे हमारे आदरणीय राहुल जी कि वो कोई ना कोई टैक्स लगा करके, हालांकि फेल हो चुका है 1948 से 1985 में चला गया और हिंदुस्तान में ऐसा कोई विरासत पर टैक्स नहीं लग सकता। गरीब जनता है, पॉपुलेशन बहुत जाता है, धर्म बहुत आड़े आ रहे हैं यहाँ पे। ये कैसे हर एक से तो कर नहीं सकते, हर एक से करेंगे तो कहाँ से बंटवारा करेंगे? बंटवारे में इतना पैसा लग जाएगा कि सरकार को उतना तो टैक्स ही नहीं मिलेगा। छोटी छोटी आम जनता है, बड़े लोगों से इकट्ठा करके उनको और फिर किसी समुदाय विशेष को वो पैसा पकड़ा देंगे। भाई आप जो है मुझे ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, बिल्कुल अशोक गौतम जी, आपने यहाँ पर ठीक कहा कि जिस तरह से आपने बताया कि जो जमीन है वक्फ बोर्ड को दे दी गई थी और यहाँ पर भी जो अल्पसंख्यकों की बात की जा रही है, लगातार इसमें मुसलमानों का नाम जो है वो आगे आ रहा है। प्रकाश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से अभी हम ये देख रहे हैं कि ये जो मुद्दा है वो तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को अगर हम देखें तो कांग्रेस स्टार्टिंग से ही विकास के मुद्दे पर बैटिंग करती नजर आ रही थी। जिस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा उठाया गया, महंगाई का मुद्दा उठाया गया, अब ये जो सैम पित्रोदा जी का बयान सामने आया है, यहाँ पर हम देखें तो विकास को लेकर जिस तरह से बात की जा रही थी, तो यहाँ पर ये कहा जा सकता था कि जैसे अमेरिका में शैक्षणिक संस्थान है या फिर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हम उनकी तरह भारत में लेकर आएंगे या भारत को उस तरह से विकसित करेंगे। ये कर व्यवस्था को क्यों इतना ज्यादा उठाया जा रहा है? इस पर क्यों बात हो रही? कांग्रेस क्या मुद्दे से भटक गई, विकास से अब वो कर व्यवस्था पे आ गई? नहीं, सैम पित्रोदा जी वैसे ही सलाहकार हैं जैसे विवेक देवराय जी थे, जो प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार थे। उन्होंने जो एक आर्टिकल उनका पेपर में आया था कि संविधान को नया बदलने की जरूरत है। जी बिल्कुल। और कई नेताओं ने बार बार इस चीज को कहा कि संविधान बदलना चाहिए। अब मोदी जी उसकी सफाई दे रहे हैं कि नहीं, वो तो अंबेडकर जी आ जाए तो भी नहीं बदल सकते। तो क्या है, जैसे आदरणीय रमेश शर्मा जी ने कहा था कि वो धुआं है तो आग होगी, यहाँ तो आग सामने दिख रही है और उसको धुआं दिखाया जा रहा है। आप देखें, आर्थिक सर्वेक्षण में जो आंकड़े आए थे कि 1% जनता के पास 40% की संपत्ति है। तो क्या ये मॉडल आप तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना, तो फिर ये फोकस क्यों हो रही है, कंसंट्रेट क्यों हो रही है एक ही जगह पे? तो आप कथनी और करनी में आपका अंतर है जो परिणामों में दिखाई दे रहा है। आप संविधान की बात कर रहे थे, कल जो सूरत में हुआ वो तो प्रयोग है कि आपका मताधिकार छीन लिया गया जनता की सूरत की। आप देखिए
कलेक्टर ने तुरंत उनको निर्विरोध निर्वाचित कर दिया। क्यों? क्या उसमें नोटा एक प्रत्याशी नहीं था क्या? क्या उसमें वहां के लोग उस भाजपा के प्रत्याशी को रिजेक्ट नहीं कर सकते थे नोटा दबा के? तो ये निर्विरोध कैसे हो गए? ये असंवैधानिकता लगातार चली आ रही है। ये एक प्रश्न है। अब आर्थिक नीतियों पे आए तो ये सबके अपने अपने मॉडल होते हैं। सेम प्रीतोदर ने कहा, जैसे विवेक देवराय जी ने कहा। तो पर मोदी जी जो पहले चरण में हताशा दिखाई दी मतदाताओं में, आप देखें 38% जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, सिर्फ 38% लोगों ने अपना नाम दर्ज कराया। लोगों में उत्साह नहीं बचा, उम्मीदें नहीं बची है, न सरकार से न विपक्ष से। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ वहां। अच्छा, विपक्ष को आप बताइए, विपक्ष भ्रष्ट है, आप अपनी पार्टी में समाहित कर रहे हैं। कारण क्या है? ये भी एक रणनीति है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के खिलाफ, उसके एंटी इनकम्बेंसी कहीं तो वोट में जाएगी, जिसके पास जाएगी उनको अपने पास मिला लो। तो जनता हताश है, निराश है, उसको छला जा रहा है। आर्थिक आप देखें इकोनॉमिक के कई मॉडल आए, जैसे आदरणीय ने वो भूदान आंदोलन की बात की थी, तो वैसे ही एक मॉडल प्रीतोदर ने विचार दिया है। कांग्रेस भी इसलिए आई कि वो छली गई थी, जब वो राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी उसको मंडल और कमंडल ने छीन लिया। अब वो छटपटा रही वापसी के लिए। जब हम देख रहे हैं 1% लोगों के पास 40% आबादी है, तो आय का समान वितरण नहीं है। और चूंकि मैं एक साथ में आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूं, तो मैं देख रहा हूं कि वन साइडेड गैर कानूनी तरीके से आय के संसाधनों पे कुछ विशिष्ट वर्गों का कब्जा हो रहा है। कोई लीगल फॉर्मेलिटीज भी नहीं अपनाई जा रही है। तो इस तरह से आय का वितरण समान नहीं हो रहा। जो दिख रहा है कि हमारे 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन देने पे मजबूर हैं। तो ये मॉडल सामने दिखाई दे रहा है, ये आग सामने दिखाई दे रही है। तो इसलिए कांग्रेस ने इस बात को इशू बनाया कि हम आर्थिक ये सर्वेक्षण करेंगे कि किस जाति के लोग, किस समाज के लोग पिछड़े हुए हैं। तो हो सकता है उस सर्वे, भाई पहले सर्वे तो करोगे ना। आपने तो सर्वे बंद कर दिए, आपको जमीनी हकीकत ही नहीं मालूम है। पहले आपको जमीनी स्थिति मालूम, वास्तविक स्थिति मालूम हो, और शासन की नीतियां इस तरह की बने कि सबको बराबर के अवसर मिले, आय के अवसर मिले। संपत्ति की बात नहीं हो रही है। संपत्ति को तो आजादी से पहले आप देखें तो गांधी जी ने भी एक ट्रस्टीशिप का सिद्धांत लाए थे उद्योगपतियों के लिए। और आप देखिए जमशेद जी टाटा जी के समय, आजादी से पहले से उस घराने ने कितना योगदान दिया, कितनी सहायता की देश को आजादी की लड़ाई में। तो मॉडलों पे विचार हो सकता है, और ये लोकतांत्रिक देश है, समीक्षा होना चाहिए। उससे डराया नहीं जा सकता जनता को। बिल्कुल, साहब वो आप डर के हमें वोट दे। सही का, ये समीक्षा का विषय है और इसमें ये समीक्षा हो, इसके लिए ही एक नई चर्चा को जन्म दिया। रमेश शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगा, थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। 1989 में जब देश में दक्षिण तरफ से फ्री वीज की शुरुआत हुई थी, क्योंकि बात आई यहाँ मुफ्त में देने की बात है। कांग्रेस ने जैसा कहा है कि हम आर्थिक सर्वे कराएंगे या फिर प्रॉपर्टी का सर्वे कराएंगे, जिनके पास ज्यादा है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है उस सर्वे की बात को लेकर के कि जिनके पास ज्यादा है उनसे लेकर के किसी और को दे दी जाएगी। यदि हम फ्री वीज की बात करें या इस तरह की संपत्ति बंटवारे की पुनर्बटान की बात करें, कि पुनर्विभाजन की बात करें, तो कहीं ऐसा नहीं कि अगर मैं संभावनाओं की और भविष्य की संभावनाओं की बात कर रहा हूं, यदि ऐसा हुआ, देश में इस तरह का कानून लागू हुआ, तो लोगों में अकर्मण्यता नहीं बढ़ जाएगी? लोग कमाकर खाने की बजाय दूसरों का हिस्सा अपने हिस्से में लेने के लिए ज्यादा लालायित नहीं हो जाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से ये जो आप कह रहे हैं ये समस्या होगी। इसके अलावा मुझे एक बात समझ नहीं आती, भारत में एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। हर साल हर व्यक्ति को अपना इनकम टैक्स सबमिट करना होता है। उसमें 5 लाख और 3 लाख 2-3 श्रेणियां उनको छोड़ करके, तो उनके पास प्रत्येक व्यक्ति की कितनी संपत्ति है ये उनके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड होता है। उसके लिए अलग से सर्वे कराने की आवश्यकता क्या है? उनके पास ऑलरेडी एक रिकॉर्ड है। एक नंबर बात। दूसरे नंबर बात, एक व्यक्ति अगर पुरुषार्थी है, वो परिश्रम करता है, वो परिश्रम करके धन कमा लेता है, बड़ा आदमी बनता है, प्रॉपर्टी कमा लेता है, और एक दूसरा व्यक्ति निकम्मा है जो नाली के किनारे बैठ करके दारू पीता है, तो क्या जिस व्यक्ति ने परिश्रम किया है उसको छीन लिया जाना चाहिए? मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। अंबानी के पूर्वज क्या थे? 13 साल की उम्र में उन्होंने पेट्रोल पंप पे फिलर के रूप में अपनी जिंदगी शुरू की, और अगर उन्होंने संपत्ति अर्जित कर ली तो इसमें किसका योगदान क्या है? वो MDH मसाले के दादा, अगर आप देखेंगे तो वो पार्टीशन में आए थे, उन्होंने टांगा चला के जिंदगी शुरू की है। JK को आप अगर देख लें, उन्होंने बर्तन गिरवी रख करके अपनी जिंदगी शुरू की है। हम यहाँ भोपाल में ही देख लें, भास्कर सेठ, रमेश अग्रवाल के पिताजी, उन्होंने जिंदगी कहाँ से शुरू की थी? जागरण के सेठ ने जिंदगी कहाँ से शुरू की थी? कोई व्यक्ति अगर शून्य से आरंभ होता है, भगवान जी ने सबको परिश्रम दिया है, पुरुषार्थ दिया है, बुद्धि दी है, उस बुद्धि का उपयोग करके अगर वो बड़ा आदमी बनता है तो उसके छीन करके किसी निकम्मे को क्यों दिया जा सकता है? तो मोटे तौर पर ये सिद्धांत बिल्कुल गलत है। उसका कारण है
प्रकृति विविधता से भरी हुई है। हाँ। एक पेड़ के दो पत्ते एक से नहीं होते, सही कह रहे हैं। एक माँ के दो बच्चे एक से नहीं होते। हाँ। जो बच्चे ट्विंस पैदा होते हैं, एक साथ पैदा होते हैं, जिनमें कुछ सेकंड का फर्क होता है, जी। उनका भी स्वभाव, काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो स्वाभाविक रूप से मेरी दृष्टि से एक निकल गया समय, समाज की अज्ञानता से बहुत लोगों ने पैसा छीना है। मोटे तौर भूदान आंदोलन क्या था? हाँ। आप सर्वे करके देख लीजिए भूदान में किसने दिया है और किसने नहीं दिया है। सीधी सीधी आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, तो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है कि किन किन लोगों ने भूदान किया था विनोबा जी के कहने पर। एक वर्ग था, एक उन्होंने 1 इंच जमीन नहीं दी, इसी भोपाल में 1 इंच जमीन नहीं दी। 1962 के युद्ध में अपील हुई, महिलाओं ने अपना मंगलसूत्र दिया है। हाँ। देख लीजिए उन्होंने किसने दान दिया है, किसने दिया है। तो कुल मिलाकर के किससे संपत्ति लेना और उसको देना, ये बिल्कुल रिकॉर्ड है। भोपाल में 1980-81 में जब मुख्यमंत्री बने, अर्जुन सिंह खुद देने गए थे ताजुल मसाजिद को जमीन, वो पूरी की पूरी सरकारी जमीन वहाँ की थी। तो कुल मिलाकर के ये जो इतिहास बना हुआ है कि किससे लिया जा रहा है और किसको दिया जा रहा है, किससे छीना जा रहा है और किसकी अज्ञानता का, उसकी अदूरदर्शिता का लाभ उठाया जा रहा है, वो सब देखा जा रहा है। एक बात मैं समझ जाऊंगा, आपकी बात बीच में रोक रहा हूं, इसमें एक चीज और आ रही है कि जो मनमोहन सिंह के समय एक बात कही गई थी कि हालांकि वो बात पूरी नहीं आ पाई है, लेकिन उसके एक अंश आए थे और उसको लेकर उस समय नई बहस छिड़ी थी कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा उस समय प्रचारित किया गया था इस एक अंश को लेकर के। तो क्या वर्तमान में भी उसी दिशा में चर्चा जा रही है, ये बहस उसी दिशा में जा रही है? देखिए, निश्चित रूप से ये बात 1935-36 से चल रही है जी। मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया था। हाँ। मैं समझता हूँ 1930 और 31 में, जिसमें ये पाकिस्तान का पहले बार प्रस्ताव आया था, नाम फाइनल हुआ था। यद्यपि मुस्लिम लीग ने 1906 में ये बात ढाका में कही थी, लेकिन कुल मिलाकर के उन्होंने ये कहा था कि अगर अंग्रेज जाते हैं तो ये सत्ता मुसलमानों को दी जाना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों से पहले देश में मुस्लिम समाज का ही एक राज्य रहा है। तो ये बात मुस्लिम लीग का प्रस्ताव था और उस आधार पर अगर आप 1935-36 का लोकल असेंबलियों का देखेंगे तो मुस्लिम प्रतिनिधि अधिक से अधिक चुनकर आए, इसका कानून बना, उन्होंने ला करके दिया। मुस्लिम समाज को अंग्रेजों ने आरक्षण जारी किया। तो कुल मिलाकर के ये बराबर बात चलती रही है और अब तो एक नया षड्यंत्र शुरू हो रहा है दक्षिण राज्यों से, जो आंध्र से शुरू है, जो कर्नाटक में है, जो केरल में है। मुस्लिम समाज को ओबीसी का बता करके उनको आरक्षण देना, सामान्य ओबीसी के आरक्षण को कम करके उनसे लेकर के उनको देना। मैं समझता हूँ बहुत सारी चीजों पर सामाजिक जागृति की जरूरत है, इस पर बहस की जरूरत है, इस पर उचित और अनुचित क्या है, ये सब विचार करने की उसमें आवश्यकता है। बिल्कुल रमेश जी, ठीक कहा आपने कि सामाजिक जागृति की कहीं ना कहीं जरूरत है। और जिस तरह से आपने बताया कि क्यों जिसने परिश्रम किया है उसकी संपत्ति किसी दूसरे को दे दी जाए, जनता के मन में भी सवाल है। लेकिन आशीष जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। जिस तरह से अब ये इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की बात की जा रही है, सवाल अब ये है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी आरोप लगाया गया, सवाल उठाया गया, क्या गांधी परिवार ने कभी इस तरीके का कोई टैक्स दिया है? नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर राहुल गांधी, अब प्रियंका गांधी, ये सभी राजनीति देश चला रहे हैं, लेकिन क्या इन लोगों ने कभी इस तरीके का टैक्स दिया है जहां पर अब देश को अलग पैमाने पर लाकर खड़ा कर दिया इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर? नहीं, ये टैक्स तो लागू ही नहीं है, तो वो टैक्स वो कौन देगा इसको? ये और टैक्स लागू करने की बात भी नहीं हुई है, इस पर चर्चा उन्होंने कहा था, इस पर बात होनी चाहिए। हाँ, तो वही मैंने जो मानता हूँ कि पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते वो पार्टी की बात हो जाती है, लेकिन वो पार्टी के एजेंडे में या मैनिफेस्टो में अभी वो शामिल नहीं है। ये एक बहस का विषय हो सकता है कि ऐसा कभी किया जा सकता है क्या, तो ये अभी, लेकिन राजनीतिक तौर पर ये राजनीतिक दलों के या जो विपक्षी पार्टी है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, ये उसके एजेंडे में जरूर आ गया है विपक्ष पे हमला करने के लिए। तो ये अभी जो है चुनावी मैनिफेस्टो में हम इसको मान सकते हैं कि इसको शामिल कराने की कोशिश की जा रही है, और जितना कांग्रेस इससे बचने की कोशिश कर रही है, वो पूरी फाइट वो है। तो ये जो पूरा मसला हुआ है कि किस परिवार ने, जब इस तरह की कोई बातें आएंगी कभी, तब ये चीज़ें होंगी कि कौन इस चीज़ को भुगतान करेगा नहीं करेगा। लेकिन अभी जो समस्या, जो अभी पूरे मुद्दे की बात है कि जो चुनाव है, ये चुनाव शुरू हुआ था विकास के रोड मैप पर, उपलब्धियों पर, रिपोर्ट कार्ड पर। दूसरी तरफ से गारंटियां आई थी न्याय की, क्या न्याय वगैरह का क्या उनका वो चीजें आया था, तो ये एक पॉजिटिव मोड पर चुनाव शुरू हुआ था। इस चुनाव की दिशा कुछ और थी, लेकिन ये चुनाव पहले चरण के बाद यानी 20 अप्रैल के बाद फिर उसी जगह पर आके खड़ा हो गया जहां पिछले चुनाव जिस तरह से होते रहे। 2019 का परिदृश्य सामने है। 2019 में भी यही हुआ था, 2014 में भी यही हुआ था, उसके पहले भी यही हुआ था। तो देखिए,
कभी भी चुनाव की शुरुआत होती बड़ी बातों से, विकास से होती है और वादों से होती है, गारंटी से होती है, दोनों तरफ से होती है। भाई हमने कहा कि विकास के मुद्दे पर कांग्रेस बैटिंग कर रही थी, लेकिन कर व्यवस्था पर आकर खड़ी हो गई। बाद में आकर उसको वो जिस तरह से उसको फंसाया गया, मतलब ये एक पॉलिटिकल खेल होता है और कांग्रेस उसमें उलझती चली गई। कांग्रेस की समस्या ही यही है कि वो पिछले 10 साल से भाजपा की पिच पे खेलने पहुंच जाती है, वो अपनी पिच पे खेलती नहीं है। सही बात। ये जो इस तरह की समस्या उसके साथ खड़ी होती है और जो चुनाव का जो एजेंडा होता है या जो मेन उसका जो फोकस होता है वहां से ध्यान हट जाता है। लेकिन देखिए, जैसे सैम पित्रोदा ने जो बात कही है और जिसको अब कांग्रेस पूरी तरह से उसको घुमाने की और उसको दबाने की कोशिश कर रही है। कुछ दिन पहले ये बात भाजपा के कुछ नेताओं ने कही थी संविधान को लेके, बहुत लंबी मेहनत करने के बाद उसको कवर किया गया भाजपा की तरफ से। तो ये दोनों दलों में इस तरह के लोग होते हैं और जिसको जिस तरह के जो अनचाहे मुद्दों को कवर करने के लिए पार्टी के दोनों तरफ के शीर्ष नेतृत्व को पूरी ताकत झोंकनी पड़ती है। बराबर। ये एक कांग्रेस भाजपा ही नहीं, ये देश के साथ भी बड़ी समस्या हो जाती है कि फिर मतदाता जो है उन शुरुआती मुद्दों को छोड़ के ये जो भावनात्मक तौर पे उत्तेजित करने या उद्वेलित करने वाले मुद्दे होते हैं उनकी तरफ जाके वोट करने। बिल्कुल सही कहा कि ये जो मुद्दे हैं ये कहीं ना कहीं भावनाओं को उद्वेलित करते हैं और इस बात का फायदा राजनीतिक दल उठा लेते हैं। विभांशु जोशी जी, आपके पास आना चाहूंगा। बात एक नई बात कही हमारी सहयोगी ऋषिका ने कि हम देखते हैं कि आज इस चुनाव में किसी ने नामांकन पत्र दाखिल किया तो अपनी संपत्ति का विवरण देता है। वही व्यक्ति जब अगले चुनाव में प्रत्याशी बनता है तो उसकी संपत्ति में इस बेतहाशा वृद्धि हो जाती है। तो क्या ये जो यदि संभावना, मैं संभावना की बात करूं, यदि ये कानून लागू होता है तो राजनेताओं पर, संसद के सदस्यों पर, विधानसभा के सदस्यों पर लागू होगा? क्योंकि यहाँ देश में सब चाहते हैं कि आज देश को भगत सिंह की आवश्यकता है, पर भगत सिंह मेरे घर में नहीं पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए। जी हाँ, देखिए, यदि संपत्ति गलत माध्यमों से जुटाई जाती है तो ये जरूर दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि वो न्यायोचित तरीके से अपनी संपत्ति को बढ़ाते हैं और उसकी घोषणा करते हैं और सरकार उसको मान्य करती है। देखिए, जैसा कि हम अभी बात हो रही थी कि सरकार की तमाम एजेंसियां हैं, इनकम टैक्स है, ईडी है, तमाम एजेंसियां हैं जो इस बात की जांच कर सकती हैं। ये तो गलत तरीके से जुटाई हुई संपत्ति के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो आपने बोला कि यदि वो इतनी संपत्ति जुटाते हैं और उसके बंटवारे की बात, तो ये तो जब ये कानून आएगा, जब उनकी सरकार आएगी तब ये कानून लाने की बात करेंगे। कुल मिला के जो बात सामने आ रही है वो यही आ रही है कि कांग्रेस ने जो न्याय पत्र शब्द बोला ना, तो न्याय पत्र शब्द से ही सारा गड़बड़ शुरू हो गई। उन्होंने न्याय पत्र बोला, इसका मतलब वो साफ तौर पर कहने लगे कि कुछ लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उनको न्याय देना चाहिए। फिर उसमें न्याय पत्र में एक समानता का विषय उन्होंने जोड़ा, उसमें साफ तौर पर उन्होंने अल्पसंख्यकों के आर्थिक सहयोग की बात कर दी, बैंकों के ऋण की बात कर दी। तो ये बात यहाँ से लगातार शुरू होती है कि कांग्रेस कहती है न्याय नहीं हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी अपने न्याय घोषणा पत्र से यह लगातार साबित करना चाहती है कि विकास के माध्यम से न्याय हुआ है। और उन्होंने अपनी, जैसे कि उनके 25 गारंटियां थी, इनके में 23 विषय थे भारतीय जनता पार्टी के जिसमें उन्होंने बातें अपनी रखी। मुद्दे की बात यह है कि बार बार यही बात आ रही है कि यदि कांग्रेस इससे कहीं अलग है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये ऐसा बंटवारा नहीं करना चाहते, ये ऐसी संपत्ति नहीं लेना चाहते, तो राहुल गांधी जी ने फिर से कल 24 तारीख को फिर उन्होंने इसी बात को कहा कि ये जो जाति जनगणना है ये एक एक्सरे है और इसकी जब रिपोर्ट सामने आएगी तो मालूम पड़ेगा किसके साथ कितना अन्याय हुआ है। तो वो इस बात को यदि बोल रहे हैं तो स्पष्ट बोल रहे हैं कि वो किस नीति के तहत, किस विधान के तहत इस बात को, कहीं वही बात आती है, कहीं यही सैम पित्रोदा जी वाला रास्ता तो नहीं है जिसे अभी उन्होंने अपने घोषणा पत्र में घोषित नहीं किया है और आगे चल के सैम पित्रोदा जी के विचारों को उसमें शामिल कर लेंगे। तो कांग्रेस को स्पष्ट करना होगा। ठीक कहा आपने कि कहीं ना कहीं जिस, क्योंकि जो पित्रोदा जी है वो कांग्रेस के ना प्रिय सलाहकार माने जाते हैं, जिस तरह से वो सलाह देते आए हुए हैं तो कांग्रेस के प्रिय सलाहकार माने जाते हैं। राजेंद्र जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, क्या पित्रोदा जी के इस बयान से कांग्रेस का जो मन है वो इस मैनिफेस्टो के जरिए स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस इस मैनिफेस्टो के जरिए इस तरह का जो टैक्स है वो लागू जरूर करेगी? और जिस तरह से पित्रोदा जी के बयान को लेकर, क्योंकि प्रिय सलाहकार माने जाते हैं जैसे मैंने पहले कहा, तो उनकी जो विचारधारा है वामपंथी विचारधारा है। कई बार ऐसा जनता ने कहा है कि पुराने विचारों को लेकर ही वो लगातार बात करते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि कांग्रेस को पुनर्जीवन पित्रोदा जी ही देंगे। पित्रोदा जी आज से उनके सलाहकार नहीं है,
पित्रोदा जी पिछले 50 सालों से उनके सलाहकार हैं। जी, जी। और आज जो मैं कहता हूँ कि एक नई क्रांति जो लेके आए थे वो पित्रोदा जी लेके आए थे। हाँ। आज हमको जो है हमारे आम जीवन से अलग करने के बाद में सिर्फ मोबाइल के ऊपर जो हम 100% जो है उस पर निर्भर हो गए हैं। और सबसे बड़ी जो क्रांति लेके आए थे वो पित्रोदा जी लेके आए थे, क्योंकि उस समय राजीव गांधी जी का कार्यकाल था। हाँ। और उन्होंने जो है उस चीज को आगे बढ़ाया। जी। और उसी समय हम बहुत सारी चीजों, अगर हम थोड़ा पुराने इतिहास में जाएंगे, जिस समय ये इसकी शुरुआत हो रही थी तो उस समय जो विपक्षी दल था उन्होंने बहुत ज्यादा विरोध किया था इसका। हाँ। बहुत ज्यादा विरोध किया था, लेकिन आज हम सब लोग जो है उसी के ऊपर आत्मनिर्भर हो गए। लेकिन चूंकि जिस तरीके से अभी सेम पित्रोदा जी ने जो अपनी बयान कहा है, जो अपनी बात कही है, हाँ। वो भारत की बात तो कही नहीं, वो तो विदेश की बात कही है। हाँ। और विदेश की बात कह के उन्होंने अपना एक विचार रखा हुआ है। ठीक है। क्योंकि चूंकि वो कांग्रेस के सलाहकार हैं, हाँ। राहुल गांधी के सलाहकार हैं, लेकिन कोई वो कांग्रेस के कोई फाउंडर उन्होंने मेंबर इस तरह के तो है नहीं है जो किया है। कानून को बदल देंगे। ये कानून को बदलने उन्होंने अपना विचार रखा है। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी जो कहा है, उन्होंने कोई मैनिफेस्टो में तो ये चीज जोड़ी नहीं गई। हाँ। लेकिन जिस तरह से अभी बात लगातार हम कर रहे हैं, प्रिय सलाहकार है वो, तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से कांग्रेस इसमें फंस रही है, राहुल गांधी ने भी किनारा किया, पित्रोदा जी ने भी किया। और एक सवाल ये भी था, क्या कांग्रेस को, जिस तरह से आपने बताया कि पुराने सलाहकार रहे हैं पित्रोदा जी जो है, तो क्या कांग्रेस को पुनर्जीवन पित्रोदा जी देंगे? ठीक। देखो ये तो समय और वक्त बताएगा। ऐसा अभी से कोई कहना कोई अंतर्यामी तो यहाँ पे कोई है नहीं है जो इस तरह की आज बात कर ले। भाई आज देखो समय और माहौल है, हमारे चुनाव चल रहा है और हमारे देश का मतदाता है और मतदाताओं की पसंद होती है, मतदाताओं की पसंद है। अगर मतदाताओं की पसंद, अगर पूरी देश की जनता अगर बीजेपी के साथ चली जाएगी, विपक्ष तो पूरा खत्म हो जाएगा। हमने तो कईयों बार कई राज्यों में ऐसा भी देखा जहाँ पर बीजेपी के पूरे राज्य में पता चला जितने सांसद थे पूरे जीत के आ गए, लेकिन उसके बाद भी 3 सांसदों की जमानत जब्त हो गई और वहां से हार के आ गए। तो ये तो जनता का मन है, जनता अपने उम्मीदवार को पसंद करती है, पार्टी के कानून को दिए गए जो मैनिफेस्टो है उनको पसंद करती है। कहीं ना कहीं देखो, अब मैं कहता हूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कांग्रेस की बहुत बुरी स्थिति, कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस खत्म हो गई। मैं पूछना चाहता हूं कि 2014, 2019 और 2024 के परिणाम आने के बाद भी पूरे देश में कांग्रेस को कितने % मतदान मिला? ठीक है। मैं समझता हूं कि सबसे पहली बार 2014 में जब कांग्रेस को और बीजेपी को 18 करोड़ वोट मिला था और कांग्रेस को 14 करोड़ वोट मिला था। ठीक है। मतलब दोनों का अंतर कितना था? जहां हम ये सपने देख रहे हैं कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी, कांग्रेस खत्म हो जाएगी, हम दूसरे चीजों से विपक्ष को मारना चाहते हैं, वो एक अलग चीजें हैं। हम ईडी से मारना चाहते हैं, हम लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना चाहते हैं, हम न्यायालय की बात नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन हम वो करना चाहते हैं जो हमने कह दिया वो सही है, जो आप कह रहे हो आप भ्रष्ट हो। और उसके बाद अगर आप बीजेपी ज्वाइन कर लेते हो तो आप बिल्कुल चलिए जो बहुत ईमानदार व्यक्ति हो जाओगे। चर्चा को अपने केंद्र बिंदु पर स्थापित रखेंगे और चूंकि समय की सीमा है, बहुत कम शब्दों में आपसे प्रतिक्रिया चाहता हूं गौतम जी कि ये जो तमाम बातें आ रही हैं कि जैसा बात हुई अभी कि सेम पित्रोदा 50 साल से लगभग 4 दशकों से कांग्रेस के सलाहकार हैं, उनकी सलाह से कांग्रेस को एक बार पुनर्जीवन पहले भी मिला है और एक बार फिर मिलने की उम्मीद है। फिर जयराम रमेश क्यों उनके बयान से किनारा कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों उनके बयान से किनारा कर रहे हैं, इसमें कांग्रेस समर्थन क्यों नहीं कर रही है? फिर ये उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट बता रहे हैं। हाँ। क्योंकि वो इस बात से वो जानते हैं अगर जनता अगर इस तरह से देखेगी तो कांग्रेस की 44 सीट आए तो 4 सीटें ही रह जाएंगी मुश्किल से। बिल्कुल ये डर है उनको डर है पूरी समाप्ति। हालांकि राहुल गांधी खुद ही हर समय हर प्रोग्राम में ऐसा काम करते हैं, कुछ स्टेटमेंट देते हैं जिससे वोट घटते ही जा रहे हैं। मतलब शिवराज का बयान वो सही है कि जहाँ से राहुल गुजरे वहाँ से कांग्रेस गुजर गई। बिल्कुल वहाँ से गुजर गई कांग्रेस। ठीक है। वो खुद ही एक ऐसा काम कर रहे हैं। उनके हर इलेक्शन में कोई न कोई उनका कार्यकर्ता या कोई स्टेटमेंट कोई भी कोई देता जरूर है। चुनाव से पहले की गई न्याय यात्रा कोई असर नहीं होना। जनता बहुत न्याय यात्रा पहले से न्याय यात्रा क्या जोड़ रहा है, भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जोड़ने की ठीक कहा आपने। प्रकाश जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी भी चाहूंगी, क्या कांग्रेस का ये डर बीजेपी के लिए मददगार होगा? एक छोटी सी टिप्पणी। नहीं, बीजेपी तो से कई मामलों में मैं कई बार डिबेट में सूरज जी के साथ भी बैठा कि बीजेपी जैसे चाणक्य की अर्थनीति होती थी ना, तो उनके एक चाणक्य हैं, उनकी कि आर्थिक रूप से बीजेपी उसके संगठनों को बहुत मजबूत करो। उनने इतने आय के स्रोत बनाए कि जनता लाइन में लग के मर गई नोटबंदी में। उनकी पूरे देश में उनके संगठनों की प्रॉपर्टियां बनती गई, उनके अनुसांगिक संगठनों की प्रॉपर्टी बनती गई, सब संपन्न होते गए। उसके अलावा
जो विपक्ष है, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड में देख ही लिया कि एक एक इंफॉर्मेशन थी सरकार पे कि किसको किसने डोनेट किया, और वहाँ ईडी और आईटी और सब मनी ट्रेल सामने आ चुकी है। उसकी असंवैधानिक को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, असंवैधानिकता को। वो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने उसे 5 अमेंडमेंट को असंवैधानिक बताया। विदेशों से धन लेने के लिए शेल कंपनी, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि मैंने 1,00,000-1,50,000 शेल कंपनियां बंद करवा दी, इधर इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए आपने शेल कंपनियां चालू करवा दी। तो इन्होंने ऐसा अर्थतंत्र रखा, ये आर्थिक अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। जो 60-70 साल पुरानी पार्टियां, उनके कार्यालय देख लो, और ये 10 साल 20 साल की पुरानी पार्टियों का अर्थतंत्र आप देख लें, तो आर्थिक अंतर इसमें रहा है, जिसके कारण विपक्ष टूटा हुआ है। एजेंसियां भी उसके पीछे पड़ी, उसके पास अर्थव्यवस्था नहीं है कि वो संचालन कर पाए, उसके पास ऐसे कार्यकर्ता, आपने उनके टीम के नेता भी तोड़ लिए, हालांकि वो किसी काम के नहीं थे, क्योंकि वो काम के होते तो 20 साल ये विपक्ष में मध्य प्रदेश में ही नहीं रहते। सही बात है। पर वो इस तरह की व्यवस्था रही कि विपक्ष टूटा हुआ है, उस पे वो लामबंद नहीं है, अपनी बात को गलता से उठा नहीं पाता। टूटा हुआ कि बिखरा हुआ? बिखरा हुआ, तोड़ा भी गया है ना। आप देखिए ना, वो तोड़ा गया, वो भले ही किसी काम के नहीं थे, पर जनता को हताश करने के लिए तुम्हारे पास हमारे अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। तो विपक्षी में नेता ही नहीं बचने दिए जा रहे हैं। तो ये पूरा षड्यंत्र है एक तरह से राजनीतिक। जिस तरह से आपने बताया पूरा एक षड्यंत्र है। और सूरज जी, जिस तरह से अभी हम ये देख रहे हैं कि ये जो टैक्स का गणित है, जनता के लिए भी और सरकार के लिए भी अभी त्रिकोण मिति सा कठिन बनता गया है। बिल्कुल सही बात है ये कि ये जो जा रहा है, क्योंकि चर्चा में कहीं ना कहीं बात आई कि कांग्रेस अपनी पिच पर खेलती ही नहीं है और हिट विकेट की तरफ कहीं ना कहीं सेल्फ गोल के लिए कांग्रेस जानी जाती है। और पिछले 2 चुनावों में, देश के आम चुनावों में देख चुके हैं, कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी ये चीज कहीं ना कहीं सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक बिंदु होता है, एक पॉइंट होता है, और उसको पूरे देश में प्रचारित कर देती है। कांग्रेस इसमें कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही है, ये मेरा नहीं, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। हालांकि जिस विषय पर हमने चर्चा शुरुआत की थी कि ये वसीयत की बात की जा रही है, ये बात की विरासत पर टैक्स लगाने की बात की जा रही है, जिस तरह से कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम आपको बताना चाहते हैं, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि यदि कांग्रेस की सरकार आई तो आपके बच्चों को आपकी संपत्ति नहीं मिलेगी, आपके बच्चों से उनका हक छीन लिया जाएगा और किसी और को बांट दिया जाएगा। एक राजस्थान में उनको भाषण में उन्होंने कहा था कि आपकी संपत्ति उनको बांट दी जाएगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं। सीधा सा आशय है कि राजनीति में, सियासत में सब कुछ जायज है और अपना फायदा उठाने के लिए तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, समय अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। रमेश शर्मा जी, विभांशु जोशी जी, अशोक गौतम जी, प्रकाश सक्सेना जी, राजेंद्र जैन जी, आशीष दुबे जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। कल फिर ऐसे ही एक ज्वलंत मुद्दे के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक बना है देश न्यूज के साथ। नमस्कार।